दोस्तों, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला और कमज़ोर कर देती। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सरकारी अफसर का रिश्वत लेना या ऑटो वाले का मीटर के साथ हेर फेर करना। पर हम उसको सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं करते और इसी तरह हम भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदारी बन जाते हैं। हमारे देश में कई भ्रष्टाचार हुए हैं और कई भ्रष्टाचारों का खुलासा होना भी बाकी है। और आज हम इन्हीं भ्रष्टाचारों की दुनिया में से आपके लिए भारत के 3 सबसे बड़े भ्रष्टाचार ले आए हैं। कृपया अंत तक बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप आज कुछ अच्छी जानकारी ही प्राप्त कर अब्दुल करीम तेलगी एक काफ़ी गरीब परिवार से थे और फल बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक अच्छी नौकरी की तलाश में अब्दुल किसी तरह मुंबई चले गए और काफ़ी नौकरियों से निकाले जाने के बाद एक ट्रैवल एजेंट का काम करने लगे और एक कंपनी खोली जिसका नाम था अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स। और बस यहीं से अब्दुल के फ्रॉड्स की शुरुआत हो गई। इस कंपनी में वो उन लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करते थे जिनको बाहर नौकरी करने के लिए जाना होता था। पर उनका ये फर्जी डॉक्यूमेंट का बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और वह जेल में डाल दिए गए। पर अभी भी अब्दुल मियाँ सुधरने वाले कहाँ थे। उनका मेन स्कैम तो रतन सोनी नाम के एक कैदी से मिलने के बाद ही शुरू हुआ। रतन सोनी जो एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर थे और अच्छी तरह जानते थे कि स्टैम्प पेपर पर सरकार द्वारा कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता और इस मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है, ये बात उन दोनों को अच्छे से पता थी। बस फिर क्या, जैसे छूटते ही रतन और अब्दुल ने प्लान बनाया। अब रतन जानता था कि इस काम के लिए उन्हें बड़े पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होंगे, तो बस वो इसी काम में लग गए। साल 1994 में उन्हें इन्हीं पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से लीगल स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस मिल गया। अब उनके 2 ही काम थे, पहला कि एक बड़े पैमाने पर फेक स्टैम्प्स बनाना और दूसरा कि असली स्टैम्प्स की मार्केट में शॉर्टेज पैदा करना। अब ये दोनों रुकने वाले कहाँ थे, तो तेलगी और उनकी टीम ने बड़ी तादाद पर फेक स्टैम्प्स बनाना शुरू किया और उन्हें असली स्टैम्प्स के साथ मिलाकर बेचने लगे और काफ़ी पैसा कमाने लगे। पर रतन और अब्दुल की दोस्ती ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई और उनकी पार्टनरशिप 1995 में टूट गई और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। पर जैसा कि तेलगी ने अंदाज़ा लगाया था कि अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स कभी भी काम आ सकते हैं, तो बस उन्हीं कॉन्टैक्ट्स की मदद से तेलगी ने जल्दी एक प्रिंटिंग प्रेस खोल दी। जल्दी अब्दुल का फेक स्टैम्प का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया और देखते ही देखते ये 20,000 करोड़ का स्कैम बन गया। पर 2001 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ और बाद में यह पता लगा कि तेलगी के नाम पर 36 प्रॉपर्टीज़ और 120 बैंक अकाउंट्स थे। केतन पारिक एक क्वालिफाइड सीए थे और शुरुआती दिनों में उनने अपनी फैमिली का स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस संभाला। फिर उन्होंने 1992 स्कैम वाले हर्षद मेहता की ग्रो मोड कंपनी ज्वाइन की। जी हाँ, उनका इन्वॉल्वमेंट 1992 स्कैम में भी था, पर उनका नाम कभी बाहर नहीं आ पाया। अब अगर हम स्कैम की बात करें तो केतन पारिक ने स्कैम में बैंक के पे ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अगर मैं पे ऑर्डर्स को आसान भाषा में समझाऊं तो पे ऑर्डर्स एक चेक की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि इसमें पेमेंट की गारंटी बैंक की होती है। अब अगर मान लीजिए आपने एक पे ऑर्डर बनवा के किसी को भी दिया, तो बैंक उस व्यक्ति को फुल पेमेंट कर देगा, अब चाहे आपके अकाउंट में 0 बैलेंस ही क्यों ना हो। अब आप लोग सोचेंगे कि बैंक की फैसिलिटी किसी भी नॉर्मल अकाउंट होल्डर को क्यों ही देगा। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर अगर हम केतन पारिक की बात करें तो उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से गुजरात के माधवपुरा मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन बैंक के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए थे, जिसके बाद लगभग पूरे बैंक पर उनकी ओनरशिप यानी उनका मालिकाना हक हो गया था। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर केतन माधवपुरा बैंक से जितने मर्जी चाहे उतने के पे ऑर्डर्स बनवाने लगे और वो इन पे ऑर्डर्स को दूसरे बैंकों के पास गिरवी रखकर उनसे लोन लेने लगे। ऐसा करके उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से लगभग 1200 करोड़ रुपए निकाल लिए। पर दोस्तों, सिर्फ स्कैम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। केतन पारिक ने बिल्कुल अपने गुरु हर्षद मेहता की तरह बैंक से निकाले हुए पैसे मार्केट में लगाना शुरू किए। दोस्तों, केतन पारिक बड़े ही चालाकी से अपने एक ही ग्रुप में ट्रेडिंग करते थे। अब मान लीजिए आप 5 जनों का एक ग्रुप है। अब आप में से किसी एक जने ने किसी कंपनी के काफ़ी बड़े अमाउंट के शेयर्स खरीद लिए और इनको 5-10 दिन होल्ड करके अपने दूसरे साथी को बेच दिए। अब उस दूसरे साथी ने भी उनको 5-10 दिन होल्ड किया और अपने अगले साथी को बेच दिए और इसी तरह एक बड़े पैमाने पर आप 5 में ही शेयरों का लेन देन होता रहा। अब इससे बाकी इन्वेस्टर्स को लगता था कि क्योंकि इस कंपनी के शेयर में काफ़ी लेन देन चल रही है, इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और वो उसी शेयर्स को खरीदने लगते थे, जिससे उस शेयर्स की डिमांड सच में बढ़ने लगती थी और जिस वजह से उनके दाम भी बढ़ने लगते थे। अब केतन इस बढ़ते हुए दामों में धीरे धीरे अपने शेयर निकाल देते थे ताकि किसी को शक ना हो और इसी तरह वो किसी भी कंपनी के शेयरों से करोड़ों का प्रॉफिट कमा लेते थे।
पर 1 मार्च 2001 को केतन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बनाए हुए जाल में फंस गए और उनका स्कैम सबके सामने एक्सपोज हो गया। लगभग 25 साल पहले यानी 27 जनवरी 1996 को चाईबासा के पशुपालन विभाग यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में की गई एक रेड के वक्त 950 करोड़ का चारा घोटाला, जिसको फॉडर स्कैम भी बोला जाता है, सीबीआई के सामने आया, जिसके मुख्य आरोपी उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को माना गया। दोस्तों 1970 में शुरू हुआ ये घोटाला शुरुआत में तो कुछ छोटे मोटे अफसरों के द्वारा की गई कुछ लाख रुपए की हेरा फेरी का ही था, पर दोस्तों फिर धीरे धीरे बड़े व्यापारियों और नेताओं को इसके बारे में पता लगने लगा और देखते ही देखते ये भारत का लगभग सबसे बड़ा यानी कुल 950 करोड़ का घोटाला बन गया। इस घोटाले में पशुपालन उद्योग को दवाइयों, जानवरों की देखरेख के सामान और उनके चारे के फर्जी बिल दिखाकर पैसे निकाल लिए जाते थे। और तो और काफ़ी सारी फर्जी पशुओं की दवाइयों और चारे की कंपनियां बना दी गई थी और इन कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर दिए जाते थे जो असल में तो आज तक कभी पूरे नहीं हुए, और इन ऑर्डरों के बदले जो रकम दी जाती थी वो असल में घोटालेबाजों के बैंकों के खातों में जाती थी।